So students, now we move to the next subtopic of time speed distance, which is crossing time. So there are many cases in this, 6 cases हैं टोटल, है ना, और सबके रिजल्ट्स फॉर्मूले के साथ तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद होने चाहिए. ऑल्दो तुम उन केसेस को डेवलप एट रन टाइम भी कर सकते हो, बट फिर भी तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा केस कैसे आएगा. ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन. देखो, क्रॉसिंग टाइम का मतलब होता है कि मतलब अगर एक पोल है और एक ट्रेन है, मुझे ये बताना है कि ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है. ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ ट्रेन, अ बेटर ट्रेन. तो ये जो पोल है, इसको क्रॉस करने में ये ट्रेन कितना टाइम ले रही है, दैट इज कॉल्ड दी क्रॉसिंग टाइम. ठीक है, तो क्रॉसिंग टाइम मतलब आपको ये ट्रेन को पोल करने में कितना टाइम पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है वो कैलकुलेट करना है. अब अपने आप को इमेजिन करो कि तुम ना यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे पोल के जस्ट बगल में खड़े हुए हो और तुम्हारे हाथ में एक स्टॉप वॉच है और तुम वो टाइम काउंट करने वाले हो, नोट करने वाले हो जो ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने में ले रही है. ठीक है, अब ये ट्रेन कहीं दूर से आ रही है. ठीक है, तो अगर ये ट्रेन कहीं दूर से आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि पहले से ही स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे. ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज दिस इज अ पोल एंड दिस इज अ ट्रेन. ठीक है, अब ये ट्रेन काफ़ी दूर से ऐसे आ रही है, ऐसे करके और क्रॉस कर गई. ठीक है, काफ़ी दूर से ऐसे आते आते और ये क्रॉस कर गई. ओके, तो अगर तुम इस पोल के बगल में खड़े हुए हो तो तुम्हें अगर ये क्रॉसिंग टाइम काउंट करना है कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया है, तो वो तुम स्टार्ट कब करोगे, तो अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कब करोगे. तो अगर ऐसे दूर से ट्रेन आ रही है तो जब ट्रेन का जो फ्रंट है वो एग्जैक्टली पोल के बगल में होगा, तब तुम टाइम काउंट करना स्टार्ट करोगे. ठीक है, इस पॉइंट पे तुम स्टॉप वॉच ऑन करोगे जब ट्रेन इधर है और पोल इधर है, राइट. और कब तक काउंट करोगे, जब तक कि ट्रेन पूरी क्रॉस नहीं कर जाती, ऐसे इस सिनेरियो तक. ठीक है, तो यही केस है कि अगर मुझे वो स्टॉप वॉच में टाइम काउंट करना है कि इस ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया है, तो वो टाइम मैं यहाँ इस पोजीशन से काउंट करना स्टार्ट करूँगा और इस पोजीशन तक काउंट करूँगा. तो अगर ये सिनेरियो है, इसको मैं थोड़ा सा बैक जाके प्रॉपर केसेस बनाता हूँ. केस नंबर 1 है ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल. ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल. ठीक है, ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल का मतलब जो अभी मैंने सिस्टम बताया कि टाइम यहाँ से इस इंस्टेंट से काउंट करना स्टार्ट होगा. ठीक है, और ट्रेन ऐसे जा रही है. अब अगर मैं देखो ट्रेन को इस सिनेरियो से इस सिनेरियो तक कितना टाइम लगा है वो काउंट करना है. अब ये टाइम कैसे काउंट होगा. ठीक है, अगर मुझे न्यूमेरिकली काउंट करना है तो पहली चीज़ उसमें मुझे चाहिए लेंथ ऑफ द ट्रेन और दूसरी चीज़ चाहिए मुझे स्पीड ऑफ द ट्रेन. क्यों चाहिए, देखो वो इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैं इस पोल को इग्नोर कर देता हूँ, गायब कर दिया, पोल है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वो टाइम काउंट करना है जब ये ट्रेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँची है, राइट. मुझे वो टाइम काउंट करना है जब ये ट्रेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँची है, करेक्ट. ठीक है, तो वो कैसे आएगा, ट्रेन ने इतना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लिया है वही तो क्रॉसिंग टाइम है, वही उस ट्रेन का पोल को क्रॉस करने का टाइम, राइट. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया है. एक बार और मैं बता देता हूँ कि ये पोल था और ये ट्रेन ऐसे जा रही थी, तो इस ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस करने में जितना टाइम लिया है वो उसके बराबर है जितने टाइम में ट्रेन यहाँ से यहाँ तक मूव की है. ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है. ठीक है, तो ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक मूव कितनी देर में किया है वो कैसे काउंट होगा, तो वो होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड से. भाई जितने डिस्टेंस
मूव किया है, डिवाइड बाय जितनी स्पीड से मूव किया है उसी से तो टाइम आएगा। अगर मैं इस पोल को इग्नोर कर दूं तो ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है अपनी लेंथ के बराबर, है ना, और किस स्पीड से? अपनी स्पीड से। तो अगर मैं ये काउंट कर लूँ कि ट्रेन अपनी लेंथ अपनी स्पीड से कितने टाइम में कवर करती है, तो वही क्रॉसिंग टाइम हो जाएगा पोल के केस में। ठीक है, पोल के केस में इसलिए क्योंकि पोल की हम लेंथ नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ट्रेन के कंपैरिजन में पोल की जो लेंथ है, हाइट नहीं कह रहा मैं, पोल की जो लेंथ है, मतलब ये सिर्फ जो इतनी सी है, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ओके, तो ट्रेन ऐसे भागे जा रही है। अब यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला आएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन विल गिव यू the time taken by this train to cross this pole. Okay, so I hope this is clear. Second case, ठीक है, ये था ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल, जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है। सेकेंड केस है ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन। ठीक है, ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन एंड ब्रैकेट में सेम डायरेक्शन। केस है ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, सेम डायरेक्शन। अब अगर मैं इस इंसान की इस पोल की जगह एक इंसान रख दूं, ठीक है, और इंसान भी भाग रहा है ना। पोल और इंसान में क्या अंतर है कि इंसान भाग सकता है, पोल नहीं भाग सकता। ठीक है, अगर इंसान एक ही जगह पे खड़ा हुआ है तो उसको पोल वाला ही केस मानेंगे, है ना, उसको फिर ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन नहीं लगाएंगे। अगर अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, प्लेटफॉर्म, ग्राउंड, कहीं पे भी, अगर वो सिर्फ स्टिल है, भाग नहीं रहा है, तो उसको ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल से ही सॉल्व करेंगे, उसको ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन से नहीं सॉल्व करेंगे। तो ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, सेम डायरेक्शन। क्या केस होता है कि अगर एक इंसान है जो कि भाग रहा है, इसकी स्पीड है sm, और एक ट्रेन है जो इसके बगल से इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन lt दी है और स्पीड ऑफ द ट्रेन st दी है। तो ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम, इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी वो बताना है ना। ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो देखो, इस कंडीशन से तो क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, है ना। अब देखो, है तो वही सिनेरियो, बिल्कुल ऐसा ही, इसके जैसा ही। ठीक है, यहाँ पे पोल की स्पीड नहीं थी, 0 थी, और यहाँ पे स्पीड ट्रेन की स्पीड थी। अब यहाँ पे दोनों स्पीड्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसमें याद करो, जब पुलिस कैचिंग अ थीफ में अगर चोर रुका हुआ हो तो पुलिस अपनी स्पीड से उसको अप्रोच करेगी, लेकिन अगर चोर भी मूविंग है ऑब्वियसली, तो स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। बस ये करना है। तो यहाँ पे भी अगर ये रुका हुआ होता तो सिंपल लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाता, यही हो जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंसान भी मूव कर रहा है, ट्रेन भी मूव कर रही है, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द मैन। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द मैन। ये क्या है डिनोमिनेटर में? रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। डन। ठीक है, तो ये केस हो गया ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब इंसान और ट्रेन दोनों ही एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। ओके, थर्ड केस स्टूडेंट्स, थर्ड केस है ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, ब्रैकेट में ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो आदमी है अगर सेम डायरेक्शन में ना भाग के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन lt है और स्पीड इसकी st है। ठीक है, क्या चेंज होगा? सिंपल, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो स्पीड्स माइनस हो रही थी, राइट। अब मुझे यहाँ पे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मिली हैं तो स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। इस केस में टाइम विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द मैन। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर स्टूडेंट्स। ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस हो चुका है, वी आर मूविंग टू द फोर्थ केस नाउ।
फोर्थ केस है ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म। ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नोट डाउन कर रहे होगे तो, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये है ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक्चुअली इस डिजिटल स्क्रीन पे इतनी अच्छी राइटिंग आ भी नहीं सकती। ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म क्या है कि अब यहाँ पे जो एक आदमी था या फिर एक पोल था, उसकी जगह ना एक प्लेटफॉर्म है। देयर इज अ प्लेटफॉर्म एंड देयर इज अ ट्रेन। इंसान और प्लेटफॉर्म या पोल और प्लेटफॉर्म में अंतर क्या है कि प्लेटफॉर्म की एक सिग्निफिकेंट लेंथ है, ठीक है। ना पोल की कोई लेंथ थी ना मैन की कोई लेंथ थी, लेकिन यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर LT है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अगर LP है, ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन ST है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या केस बनेगा। अब देखो इसको भी वर्चुअली अज्यूम इमेजिन करना कि मान लो कि ये जो पोल था ना, इस पोल की जगह एक प्लेटफॉर्म है जिसकी कुछ लेंथ है सिग्निफिकेंट। अब अगर ये ट्रेन ऐसे दूर से जा रही है और ऐसे करके इसको क्रॉस कर लेती है, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो कहाँ से वो स्टॉप वॉच हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से टाइम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो जब ट्रेन का फ्रंट प्लेटफॉर्म में जस्ट एंटर करने वाला होगा इस पॉइंट से, यहाँ पे हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे और कब तक काउंट करेंगे, जब तक ये पूरी आगे नहीं निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझाता हूँ। इस पॉइंट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे रोकेंगे। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में ट्रेन ने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है ना, तो ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर, पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ पूरी कवर की है और फिर अपनी लेंथ कवर की है। ये पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ और फिर अपनी लेंथ, ठीक है। अगर मैं प्लेटफॉर्म को इग्नोर कर दूं तो ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस चला है, पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर फिर अपनी लेंथ के बराबर, ठीक है। तो क्या होगा, छोटा सा चेंज होगा बस, जो टाइम है उसके फॉर्मूले में ऊपर हो जाएगा LT प्लस LP, है ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, और डिवीजन में आ जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, डन। सो दिस इज द फोर्थ केस, ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। सारे केसेस के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलेज नोट कर करके रख लेना, ठीक है। ऑब्वियसली वीडियो तो तुम दोबारा देख लोगे, लेकिन फॉर्मूले के लिए पूरा वीडियो रिवाइंड नहीं करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ केस है ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन एंड ब्रैकेट में आ जाएगा सेम डायरेक्शन, ठीक है। ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन सेम डायरेक्शन। अब ये क्या है, अगर वहां पे ही प्लेटफॉर्म की जगह एक और ट्रेन होती, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होते, तो क्या केस बनता। ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, तो ट्रेन 1 जो है वो ट्रेन 2 को क्रॉस करना चाह रही है, देख सकते हो, ट्रेन 1 ट्रेन 2 को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब दोनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं, इसकी लेंथ L2 है, स्पीड S2 है, इसकी लेंथ L1 है, स्पीड S1 है, ठीक है। अब क्या केस बनेगा, अब वही चेंज आएगा इस केस में प्लेटफॉर्म वाले केस से, जो कि हम पोल और इंसान के केस में अंतर बता रहे थे। जब हमारा पहला केस था कि ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल और दूसरा केस था ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन इन द सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या चेंज आ रहा था, चेंज ये आ रहा था कि अगर पोल ही भागना स्टार्ट कर दे तो स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड ले ली जाएगी, है ना। तो ये हो गया। इसमें भी अगर मैं इसको प्लेटफॉर्म मानूं तो सिंपल L1 प्लस L2 डिवाइड बाय S1 हो जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि ये भी एक ट्रेन है और ये भी आगे मूव कर रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे होगा लेंथ 1 प्लस लेंथ 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 है रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस, रिलेटिव स्पीड ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ठीक है। L1 L2 ऐड होंगे, लेंथ हमेशा ऐड होंगी, ठीक है, लेंथ कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले केस में भी ध्यान रखना, लेंथ कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ अगर सब्ट्रैक्ट हो गई तो मान लो दोनों सेम लेंथ की है तो ये तो 0 आ जाएगा,
है ना। मान लो L2 बड़ी है तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस ना। तो ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन सेम डायरेक्शन, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ केस, दिस इज द केस नंबर 5th। नाउ वी मूव टू केस नंबर 6। ट्रेन क्रॉसिंग, ये तो इजी होगा, अब समझ भी चुके होगे। ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन ब्रैकेट में ऑपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये T2 है, ये T1 है, ठीक है। लेंथ इसकी L1 L2 वही रहेगी, स्पीड इसकी S1 इसकी S2 इसकी S1, बस डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। सेम केस है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है ना। वही अंतर है जो पोल और मैन के केस में होता था कि यहाँ पे ये जो ट्रेन है इसको हम स्टेबल नहीं मान सकते क्योंकि ये मूविंग है, प्लेटफॉर्म नहीं है ये, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है। तो यहाँ पे जैसे रिलेटिव स्पीड में S1 माइनस S2 हुआ है, वैसे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड में S1 प्लस S2 हो जाएगा। टाइम विल बी इक्वल टू, इन दिस केस, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है। तो ये 6 केसेस हैं जिसके रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए। याद ना हो कोई बात नहीं, एक साइड में जब तुम अभी क्वेश्चन पे जाओगे, हम अभी चलते हैं क्वेश्चंस पे, तो तुम्हारे साइड में एक कॉलम होना चाहिए जिसमें ये 6 केसेस के सिर्फ रिजल्ट्स सामने दिखने चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट्स एज इट इज़ लगाओगे। हाँ, 5 क्वेश्चंस कर लोगे, उसके बाद रिजल्ट्स थोड़े थोड़े याद रहने लग जाएंगे, और ये भी याद रहने लग जाएगा कि रिजल्ट कहाँ से आए, तो तुम वहीं के वहीं दिमाग में ही वो रिजल्ट जनरेट भी कर लोगे। लेकिन पहले 5-6 क्वेश्चंस के लिए तुम्हें वो सामने रखने पड़ेंगे रिजल्ट्स, ठीक है। और तुम्हें ये देखना पड़ेगा, अगर नहीं रखें इस रिजल्ट तो इसको एक थोड़ा सा बैक ट्रैक करो वीडियो को, और सारे रिजल्ट्स एक बार लिख लो। आगे हम क्वेश्चंस पे अभी जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सारे रिजल्ट्स एक बार लिख लो साइड में कहीं पे भी, क्योंकि मैं डायरेक्टली केसेस पे रिजल्ट्स लगाऊंगा, और तुम्हें वो रिजल्ट अगर याद नहीं होगा तो वो तुम कंफ्यूज रहोगे उस टाइम पे। ओके, तो हम चल रहे हैं क्वेश्चंस पे।